अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल एक ऐसा सानेहा कि जिसने मुल्क व कौम की मजबूती और कौमी सलामती को दागदार किया। बिलाखिर 6 साल का अरसा गुजरने के बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सानेही की तफसीलात को पब्लिक करने के अहकाम जारी किए हैं और पब्लिक की जाने वाली रिपोर्ट में वाज़ेह अल्फाज के साथ इसे सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया गया। अब चूंकि ये मामला बराह रास्त मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने का एक घिनौना अमल था, तो क्या आज एक तवील अरसा गुजरने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमने इस सानहे से एक ऐसा सबक सीख लिया कि आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे सियासतदानों और अस्करी हुकाम के दरमियान होने वाली अहम मुलाकातों की और शामिल करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का वो पैगाम जो उन्होंने अपनी ट्वीट के जरिए अपने पार्टी रहनुमाओं तक पहुंचाया है। अब प्रोग्राम के आखिर में CCP लाहौर की बदतहजीबी के बायस पुलिस के महकमे में एक आला तालीम याफ्ता ऑफिसर के मुस्ताफी होने के मामले को भी ज़ेरे बहस लाएंगे। इसमें बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चौथाई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मोना आलम साहबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोना, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इब्राहिम राजा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अज़हर उम्मी साहब भी अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे मुताल्लिक कमीशन की रिपोर्ट जारी कर दी है और रिपोर्ट में सानेहे को सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचा जा सके। साथ ही साथ दौरान समाअत उन्होंने खास से ऐसे रिमार्क्स भी दिए हैं जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत सख्त तनबीह आइंदा के लिए कर दी गई है। क्या हमने मुस्तकबिल के लिए इससे बहुत कुछ सीखा है या नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। नासिर चौथाई साहब, हिदायत तो जारी कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन ये बताइएगा कि हमने इस सानहे से कुछ सीखा है अपने मुस्तकबिल के लिए? देखिए, बड़ा अफसोसनाक सानहा था और बहुत बुरी सूरत हाल हुई थी और यकीनी तौर पर रैंक्स एंड फाइल्स और पब्लिक में और आवाम में बहुत शदीद रद्द-ए-अमल था इसका। बहुत गम और गुस्सा था और इतना गुस्सा था कि इमरान खान को मिनटों में अपना धरना ख़त्म करना पड़ा था और वज़ीर-ए-आज़म को घंटों में एक कुल पार्टी कॉन्फ्रेंस तलब करना पड़ी थी जहाँ थे उसी जगह पर। इतना शदीद रिएक्शन था। लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ क्यों था? ये शायद इसलिए हो गया कि हम ने अपनी सिक्योरिटी को मुस्तकम नहीं किया था। अब जब नेक्टा ये कहती है कि मैंने वार्निंग दे दी थी और मेरी वार्निंग के बावजूद ये वाक़या हुआ और सिर्फ मरकज़ी गेट के ऊपर पैरा लगाया गया और बाकी गेट और दीवारें, स्कूलों की दीवारें क्या होती हैं, 3 फीट की होती हैं, ज़्यादा 4 फीट की होती हैं, उनको फलांग के लोग अंदर आ गए और जिन्होंने उन्हें सिक्योर कर दिया। अगर वो मुझे यकीन है, उम्मीद है आप वहाँ नहीं गई होंगी, आपको जाना भी नहीं चाहिए था। जो लोग गए, हम लोग गए, देख कर आएँ, हम अभी तक वो मनाज़िर नहीं भूल पाएँ और अल्लाह ना करे ऐसा दोबारा हो। हमने सीखा इससे, मैं समझता हूँ हमने सीखा और उसके बाद हमने संजीदा तौर पर, हम पहले मतलब कवर अप कर रहे थे, संजीदा तौर पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की। इससे पहले भी दहशतगर्दी हो रही थी, कराची में हो रही थी और जगहों पर हो रही थी, लेकिन हम ज़रा से बस उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे थे। यहाँ पे संजीदगी से कार्रवाई शुरू होती है, तमाम स्कूलों को सिक्योर किया जाता है, तमाम इदारों को सिक्योर किया जाता है, फिर उसके बाद टेररिस्टों के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई शुरू होती है, फ़ौजी ऑपरेशन शुरू होता है। कराची का ऑपरेशन रेंजर्स का था, फ़ौजी ऑपरेशन नहीं था। ये फ़ौजी ऑपरेशन शुरू होता है जो वज़ीरिस्तान और फाटा और इसमें हमारी एयरफोर्स भी इस्तेमाल होती है। जहाँ जहाँ से गोला आया, जहाँ जहाँ से जियो टैगिंग के मुताबिक हमें इत्तला मिली लोग थे, वहाँ हमने अटैक किया, वहाँ हमने उनको ख़त्म किया, बमबारी की, गोलाबारी की, अपने तमाम हथियारों को इस्तेमाल किया। इसमें भी बहुत लोग शहीद हुए हमारे। 70,000 अफराद पाकिस्तानी, 70,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं अब तक इस जद्दोजहद में, और पुलिस वाले भी शामिल हैं इसमें, रेंजर्स भी शामिल हैं और फ़ौजी भी शामिल हैं, और वो फ़ौजी भी शामिल हैं जो अभी जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ ये किया था। आज हर रोज़ ये ख़बर आ जाती है इस तरह की। लेकिन ये कि हमने सीखा, हमने लर्न किया
लेकिन उसके बावजूद मैं समझता ये हूँ अभी पूरी तरह हम तैयार नहीं हैं। बलूचिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं, KPK में वाक़यात हो रहे हैं और हमारे फ़ौजी, हमारे लेवीज़ के लोग, हमारे FC के लोग रोज़ाना शहीद होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी लोग मौजूद हैं जो दहशतगर्दी कर रहे हैं। उनके डांडे कहाँ से मिल रहे हैं ये एक अलग बहस है, लंबी बहस है जो हम बाद में कभी कर लेंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है हमने जो कुछ सीखा है उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुन्ना, सिक्योरिटी चैलेंज था ये हमारे लिए, जिस तरह से ये वाक़या हुआ, ये सानहा हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक 6 साल तो तकरीबन गुजर ही गए हैं और हमने बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा होते देखे हैं। हमने वाकई कुछ सीखा इस सानहे से? सर आप देखें, इस पूरे वाक़े के बाद, जिसे कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में इसका सोग और इसका मातम मनाया गया था। बदकिस्मती से इस वाक़े की गूंज ऐसी थी कि इवन इंडिया में इसके ऊपर सोग मनाया गया था। जिस तरह से छोटे मासूम बच्चों को शहीद किया गया दहशतगर्दों की तरफ से, कोई मिसाल इसकी नहीं मिलती। और इसको कहा जाता है कि रिसेंट टाइम्स में ये वन ऑफ द वर्स्ट अटैक्स है जो कि बच्चों के खिलाफ हुआ था। दहशतगर्दों ने बच्चों को निशाना बनाया था। अच्छा, इसके बाद हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, हमने नेक्टा को कुछ हद तक फाल किया। एटलीस्ट पता चला कि जी नेक्टा बल्कि अमल में ही इसके बाद आई, और उसके बाद फिर पता चला कि ये भी एक चीज़ है, यानी कि नैरेटिव को काउंटर किया जाए। अच्छा, बात ये है, मुझे एतराज़ है कि जब भी इस किस्म की कोई चीज़ होती है, कोई वाक़या, कोई सानया होता है, उसकी रिपोर्ट को पब्लिक करने में, उसकी फाइंडिंग्स को पब्लिक करने में हमें इतना इसरार क्यों करना पड़ता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है एटलीस्ट इस सवाल का जवाब यकीनन आना चाहिए, और अब हमारी मुल्क की तारीख ये तकाजा करती है कि इस सवाल का जवाब हमें मिल जाए। कोई भी वाक़या हो, कोई भी सानया हो, फौरी तौर पे उसके ऊपर अगर कोई इंक्वायरी बैठी है, कोई कमीशन बैठा है, फौरी तौर पर उसके नताइज सामने आए। 1970 से शुरू कर रहे हैं, अभी तक आ जाएं, कितने वाक़यात हैं जो कि वाकई पब्लिक के नॉलेज में आए हैं। और मुझे लगता है कि सिवाय मतलब कोई प्रेशर होता है तो कोई वाक़या पे सामने आ गया तो आ गया, वरना अदर देन दैट मैं नहीं समझती कि कोई भी वाक़या पब्लिक डोमेन में उस तरह से लाया जाता है। खैर, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इक़दाम था पेशावर हाई कोर्ट का भी कि उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी कमीशन जिस तरह से तशकील दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको मज़ीद परस्यू किया। 525 सफ़ात पर मुश्तमिल है जो ये रिपोर्ट अब पब्लिक की गई है। इसमें बहुत सारी इस तरह की फाइंडिंग्स हैं जो कि हमें इंट्रोस्पेक्ट और सोल सर्च करने की एक दफ़ा फिर से मांग हमारे साथ करती हैं। जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको इंगेज कर दिया गया था, क्योंकि उसी बदकिस्मत दिन पर दहशतगर्दों ने उनकी तवज्जो हटाने के लिए पहले एक व्हीकल में आग लगाई थी। तो तमाम सिक्योरिटी वहाँ पर भागी, वहाँ पर उस चीज़ को उसका रिस्पॉन्स देने के लिए गई। लेकिन जितनी देर में वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली ये छोटी सी विंडो दहशतगर्दों को मिली, जबकि वो जो कि उन्होंने इस स्कूल में फिर ब्रीच किया। हत्ता ये कि टॉडलर्स ब्लॉक तक वो लोग नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी जो उन्होंने नुकसान किया है हमारा, उसकी कोई तलाशी नहीं है, उसके लिए कोई अल्फाज भी नहीं है, और मजम्मत भी मुझे लगता है कि एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। लेकिन बात ये है कि एक तो पब्लिक करें जितनी जल्दी हो सके, और पता है एक अब ये लेथार्जिक और स्लगिश एटीट्यूड अब हमें ख़त्म करना होगा। इस वाक़ये को अब काफ़ी वक्त गुजर गया है, 6 साल मुकम्मल हो गए। मुझे लगता है अभी भी अगर हम उसी जिसे अग्रेशन से, जब तक हम नेशनल एक्शन प्लान को फाल नहीं बनाएंगे, नेक्टा को फाल नहीं बनाएंगे। आपने देखा होगा कि नेक्टा बहुत फाल हुआ था, और जो नैरेटिव था दहशतगर्दी का, जिसकी वजह से दहशतगर्दी परवान चढ़ती थी और आम लोग दहशतगर्दों के सहूलतकार, आलाकार बन जाते थे। यही शिकायत थी ना, जिस वजह से ये जो मासूम बच्चों के वालिदैन थे कि कोर्ट गए थे, इन्होंने कहा था हमें इंसाफ नहीं मिला है, हमें अभी भी इंसाफ में कमी महसूस होती है, तो लिहाजा इस पर अदालत कुछ करे। यही बेसिकली उनकी मांग थी। ये मांग आई ही इसलिए थी जब तक हम आम लोगों को सहूलतकार या आलाकार बनने से नहीं रोकेंगे, तब तक ये मामला नहीं रुकेगा। नेक्टा पे उस तरह से और काउंटर नैरेटिव बनाने पर मुझे लगता है कि अब इस वाक़े को क्योंकि साल गुजर गए हैं तो हमारा जो एटीट्यूड है वो स्लगिश हो गया। इब्राहिम, उन्होंने एक पॉइंट रेज किया यहीं पर नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, और उस पर अपोजिशन की तरफ से भी काफ़ी तनकीद सामने आती है कि ना उस पर अमल दरामद किया जा रहा है और ना करवाया जा रहा है। अगेन सवाल पर आऊँगी कि मुस्तकबिल के लिए हमने कुछ सीख लिया इस वाक़े से? देखें, 2014 में ये वाक़या हुआ और उस वक्त इसे इंटरनेशनल जो मीडिया था उसने कहा कि ये पाकिस्तान का 9/11 है, लेकिन इसकी जो संगीनी थी
ये 9/11 से भी ज़्यादा थी, क्योंकि इस वाक़े में हमारे 130 से ज़ायद मासूम बच्चे जो हैं वो स्कूल के शहीद हुए, और इस किस्म के वाक़े की बर्बरियत की जो आपकी तारीख़ है उसमें भी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हमने उसके 4 साल तक 2014 से लेकर 2018 तक हमने इस वाक़े की कोई कंप्रिहेंसिव तहकीकात नहीं की। 2018 में जाके इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना, फिर 20 महीने उस जुडिशल कमीशन ने काम किया और उसके बाद जाके ये रिपोर्ट पब्लिक हुई है। अब हमारे जो इतने बच्चे शहीद हुए उसके बाद उनके वालिदैन का दुख, क्या उनको ये इतना भी उनका हक नहीं बनता था कि उनको पता चले कि ये कहाँ किसी की गफलत थी, या इस पूरे मामले में क्या हुआ कि हमारे बच्चे जो हमने स्कूल भेजे थे वो कोई जाहिर है कि जंग करने तो नहीं गए थे, वो बच्चे हमारे शहीद हो गए। लेकिन हमने इस मामले को इतना डिले किया। उसके बाद हमारे यहाँ एक ये ट्रेडिशन है कि जुडिशल कमीशन बन जाते हैं लेकिन उनकी जो है वो रिपोर्ट्स नहीं आती। अब आप नेशनल एक्शन प्लान की जानिब आए हैं। नेशनल एक्शन प्लान में बहुत हमारी फौज ने काम किया, लेकिन साथ ये भी है कि हमारी सिविल साइड ने जितने काम की उनसे एक्सपेक्टेशन थी वो उन्होंने उस तरह से नहीं किया। अभी नेक्टा का जिक्र हुआ, नेक्टा का पहले 3 साल तो फंड्स का इशू रहा और सिविल हुकूमत के दरमियान और हमारी एजेंसियों के दरमियान ये इशू रहा कि नेक्टा का रोल क्या होगा, कि क्या जो दूसरी एजेंसियां हैं, हमारी जो फौज से रिलेटेड एजेंसियां हैं, वो भी यहाँ रिपोर्ट करेंगी, वो जो पूल इन होती है इंफॉर्मेशन, उसका क्या मैकेनिज्म क्या होगा। 3 साल तो ये तनाज़ा बना रहा, फिर उसके फंड्स का मसला बना रहा। और अभी भी आप नेक्टा हुकाम से बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे पास इस दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए ये जो हम पे इल्ज़ाम आता है कि हम एक जेनेरिक सा एक जनरलाइज किस्म का थ्रेट अलर्ट जारी करते हैं, हमारे पास अभी भी फंड्स नहीं हैं। तो जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला दरपेश है दहशतगर्दी का मसला पहले भी दरपेश रहा, अगर उसके लिए हमारे पास फंड्स नहीं हैं तो फिर हमने और किस मामले के ऊपर जो है ये फंड्स मुख्तस करने हैं। हमने पिछले 4-5 साल में हमारी फ़ौज ने बहुत ज़्यादा काम किया, हमारी सिविल क़यादत ने भी जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना ना काम किया, लेकिन फिर भी काम किया और हमने दहशतगर्दी पे काबू पाया है, जो बड़ी बड़ी दुनिया की अफवाज नहीं कर सकें। लेकिन अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। हमने देखा है कि अभी भी कभी बलूचिस्तान में कोई वाक़या हो जाता है, कभी केपी में वाक़या हो जाता है, और किसी भी लम्हे हम इस मामले को इजी नहीं ले सकते। ख़ास तौर पर ये जो आपने नेक्टा का इसमें जिक्र किया गया इस रिपोर्ट में भी, उस हवाले से देखने की जरूरत है कि नेक्टा को आप एक ऐसा जॉइंट डायरेक्टरेट बनाएं जिस किस्म का डायरेक्टरेट सऊदी अरब में बना है, और उसके बाद उन्होंने वहां पे वो जो एक दहशतगर्दी की एक पूरी वेव आई थी उसके ऊपर उन्होंने वो काबू पाया है। तो आप नेक्टा के ऊपर फोकस करें ताकि ये जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है ये वक्त पे आपके इदारों के पास जाए। 33 इदारे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। अब ये अगर इंफॉर्मेशन वक्त के ऊपर 33 इदारों के पास नहीं जाएगी तो फिर आप प्रीएम्प्ट करके उन वाकयात को रोक नहीं सकते। जैसे ये वाकया था, अब वो एक जेनेरिक एक थ्रेट अलर्ट था, अगर ये एक पूरा कंप्रिहेंसिव थ्रेट अलर्ट वहां पे पता होता तो ये वाकया शायद हम रोक लेते। लेकिन इसके अंदर हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी छुपी हुई थी कि हम अब एक फैसला करें कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है, ये पहले तो पराई जंग थी जो मुशर्रफ साहब यहाँ पाकिस्तान धकेल के लेके आए थे, लेकिन अब ये हमारी अपनी जंग है, हमारे बच्चों की जंग है, तो हमें इसको लड़ना है और पूरे एक अज़म के साथ लड़ना है, और उसके लिए हमें वसाइल भी फराहम करना है। रज़ा रूमी साहब, 16 दिसंबर 2014 को यह वाक़या रुनुमा होता है, आज 2020 है और ये सितंबर का महीना है। अब जाके इस वाक़े की तहकीकात पब्लिक हो रही हैं, मुस्तकबिल के लिए हमने क्या कुछ किया है इन 6 सालों में? देखिए, सबसे पहले तो जैसे अभी इब्राहिम कह रहे थे कि हमने इसके ऊपर जो है शुरू में तो काफ़ी कार्रवाई की और पब्लिक ओपिनियन में भी बहुत गम गुस्सा था, मगर रफ्ता रफ्ता जो है हमने उसकी जो है भुला दिया सारा मामला। नेशनल एक्शन प्लान इसी के रिस्पांस में बना था और जो कि मौजूद है अभी, उसके 20 नुकात और उसकी जो मुख्तलिफ पॉलिसी से मुतल्लिका इक़दामात उठाने थे, वो हमने उनको मुकम्मल तौर पर फॉलो नहीं किया। और मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम आया 2016-17 के बाद, उससे तो मज़ीद जो है वो हमारा तवज्जो जो है और जो कौमी बयानिया जो है वो इस मामले से हट गया। फिर यही हुआ कि वो 2017 से पैनामा पेपर्स के बाद से जो टॉप का बयानिया रहा वो करप्शन का था,
और वो हनूस जारी है कि करप्शन जो है वो उसको आप मिटा देंगे तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। हालांकि हमने बड़ी मुश्किलों से और बड़ी कुर्बानियों के बाद एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है उसमें कामयाबी हासिल की थी। तो ये जो वक्ती कामयाबी होती हैं और 2014 के बाद भी, APS के बाद भी बहुत सारा जो काम किया वो अफवाज पाकिस्तान ने किया, या दीगर सिक्योरिटी के जो इदारे थे उसमें पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थे, दीगर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं। मगर उसके साथ आपको देरपा बुनियादों के ऊपर नेशनल एक्शन प्लान में बहुत सारे काम ऐसे थे जो सिविलियन हुकूमतों ने करने थे, सूबाई लेवल के ऊपर और मरकजी लेवल के ऊपर, और वो भी नहीं हुए। फिर नेक्टा का हमने देखा कि एक इदारा तो बना दिया गया, लेकिन उसके बजट की जो है खबर हमेशा आती रही कि उसको बजट नहीं मिल रहा, उसका बजट काफ़ी नहीं है। उसके इख्तियारात का मसला रहा कि नेक्टा जो है वो क्या वजीर दाखिला के तहत होगा या वजीर आजम के तहत होगा, उसके ऊपर एक खींचातानी रही। अब गालिबन वो कुछ सेटल हो गया हुआ है, लेकिन ये ऐसी चीज थी कि ये हमेशा से इसको इन्विजिज किया गया था कि ये वजीर आजम के ऑफिस के तहत हो, ताकि हाईएस्ट लेवल के ऊपर दहशतगर्दी के खिलाफ जो है पाकिस्तान का एक जो महाज है वो ना सिर्फ कायम रहे, बल्कि उसके तमाम तर जो पहलू हैं उसका नेक्टा उसको इम्प्लीमेंट करे। तो और भी उसमें बहुत सारे मसाइल थे नेक्टा में, मसलन कोऑर्डिनेशन का मसला था। ये इन्होंने जिक्र किया 22 एजेंसीज या जितनी भी हैं, बहुत सारी एक्चुअली 30 से ज़्यादा हैं, कि उनकी कोऑर्डिनेशन का कौन जिम्मेदार है। हर कोई अपने अपने वो काम करता है, मकासद और अपने अपने जो उनका होता है TOR उसके मुताबिक, लेकिन एक आपको कौमी लेवल के ऊपर एक इदारा चाहिए जो कि इन सब की कोऑर्डिनेशन करे। तो उसको भी हमने भुला दिया। आज आप देखिए कि हमारे नेशनल एक्शन प्लान का यहाँ टीवी में तो कभी इक्का दुक्का प्रोग्राम्स में जिक्र हो जाता है। आप ये बताइए कितनी बार असेंबली के फ्लोर पर उसका जिक्र हुआ, या कितनी बार वजीर आजम साहब ने उसका हवाला भी दिया हो, या किसी ऑपोजिशन के रहनुमा ने हवाला दिया हो। अब तो बिल्कुल उसको फरामोश कर दिया गया था। अब ये रिपोर्ट आने की मतलब आप ये कह रहे हैं करप्शन के मामला बीच में आ गए, सियासी तहरीकें चलना शुरू हो गई, पोलिटिसाइज हो गया मामला। हम अगर नहीं आए तो ये नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने के हवाले से और मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात को मजीद मजबूत करने के हवाले से उस वक्त हमने उस तरफ हमने कोई पेशरफ नहीं दिखाई है। राइट रज़ी साहब? ठीक है, मुझे ठीक सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रियाब शुक्रिया। ज़रियाब आप देखें कि 9/11 के बाद से जो एक लहर पाकिस्तान में आई थी और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए थे कि जो दिल दहला देते थे। इतने बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हमारे मुल्क में हुए, लेकिन ये जो APS का वाक़या हुआ था, क्योंकि इसमें स्कूल के बच्चे इन्वॉल्व थे, तो इसने तो पूरी दुनिया को जो है वो गमज़दा कर दिया। तो उसके बाद आपने देखा कि ज़रबे असब आया, रद्दुल फ़साद आया, और फ़ौज ने सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल किया। अभी भी कई ऐसे वाक़यात रोनमा होने से हमारी एजेंसीज रोक लेती हैं, जिनके बारे में जिक्र नहीं होता या हमें पता नहीं चलता, लेकिन ज़राए से पता चलता रहता है कि काफ़ी ऐसे जो है ना वो अनडू कर देते हैं। इस वाक़े के बाद से एक तो सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई रिपोर्ट शाया हो गई है, भले 6 साल बाद हुई है, बहुत देर से हुई है, लेकिन हो गई है, एक तो ये भी खुशाइन बात है। लेकिन आइंदा आने वाले वक्तों में जल्द अज जल्द होनी चाहिए, ताकि आप मुस्तकबिल का कोई भी लाहेअमल बनाने के लिए आप उन की जो सिफारिशात होती हैं उन पर अमल कर सकें। अब देखें ना, 525 सफ़ों के ऊपर जब सिफारिशात आई हैं या इसके बारे में उन्होंने बताया है, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आपने दुरुस्त करना है। दूसरी बात यह है कि देखें, मुस्तकबिल के लिए हमेशा हम सीखते हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों कराची स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ था उसको बहुत अच्छी तरह से टैकल किया, और जो दहशतगर्द थे वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। और दूसरी बात जो नेक्टा की हो रही है, बिल्कुल आपको एक इदारा इस तरह का जो आपने बना दिया, उसमें कोऑर्डिनेशन जो हमारे सिविल जो एजेंसीज के इदारे हैं और जो मिलिट्री के इदारे हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक उनकी कोऑर्डिनेशन सही नहीं होगी तो काम आगे बेहतर तरीके से नहीं चल सकता। और नेक्टा को बजट देना चाहिए। जब हम बजट मेट्रो के लिए इतना ज़्यादा निकालते हैं, दूसरे कई प्रोजेक्ट्स हैं, उसका कट डाउन करके ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी जान बचाने के लिए। और जहाँ तक करप्शन की बात हो रही थी, तो ज़रियाब आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, और टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए ये करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे वाक़यात हुए। और FATF में भी आप देखें कि हम मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ही फंसे हुए। तो मेरा ख्याल है कि ये करप्शन को अलग करने की ज़रूरत नहीं, करप्शन को भी मुल्क से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जब करप्शन होती है तो इस तरह के वाक़यात
रोनमा होते हैं। आपके मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि कुछ बेरोज़गार नौजवान होते हैं, जब उनके पास नौकरी नहीं होती तो फिर उनको कोई भी बहला फुसला के अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिक्स होकर जो है वो इस तरह के वाक़यात के बाइस बनती हैं। तो मेरे ख्याल से मुस्तकबिल के लिए सीखा है, और कुछ वाक़यात में आपने देखा कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह अंडू किया और मज़ीद करने की गुंजाइश मौजूद है। बिल्कुल, कराची स्टॉक एक्सचेंज का हवाला दिया, जैसे कि आपने इसका जिक्र किया, हम मौतरफ हैं अपनी आवामी और अस्करी इदारों की कि उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से मामले को काउंटर किया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि वाक़यात अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे। जैसे कि बाकी तज्ज़ियाकारों ने भी बलूचिस्तान और कोयटा की जानिब अपना इशारा दिया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी माहौल की बात करते हैं, सियासी तनाव की बात करते हैं। सियासी क़यादत की अस्करी क़यादत से मुलाकातों का मामला ख़त्म नहीं हुआ है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी रहनुमाओं को गुज़िश्ता रोज़ हिदायत जारी की हैं और कहा कि आइंदा कोई रुकन इनफरादी हैसियत में, जमाती हैसियत में या ज़ाती सतह पर अस्करी हुकाम से मुलाकातें नहीं करेगा, और अगर ऐसा करना बहुत ज़रूरी भी समझा जाता है तो जमात को एतमाद में लेकर किया जाएगा, और उस हवाले से अगर क़यादत हिदायत जारी करती हैं तो बाज़पुरस हो सकती है, मामलात आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या क़यादत खुद भी इस पाबंदी पर अमल करेगी जो कि उसने अपनी पार्टी पर लगाई है? एनबीसी बताएगा। कल ये जब ट्वीट मंजर आम पर आई, उस वक्त भी दौराने शो आपने इसका हवाला दिया और गुफ्तगू की, लेकिन जिस तरह से कह दिया गया है कि जब तक पार्टी को कहा नहीं जाएगा मरकजी क़यादत की जानिब से, तब तक ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाया जाए। सीनियर कायदीन खुद भी इस पर अमल करेंगे? बिल्कुल उन्हें करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। अच्छा, मेरा ख्याल तो ये है कि वो अब भी दरूने खाना राब्तों में है, वो राब्ता टेलीफोन का हो या राब्ता, क़यादत हमेशा राब्तों में रहती है। बिल्कुल कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। हर कायद हर मौके पर हर तरह से राब्ते में रहता है। इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल चिश्ती से राब्ते में थे जेल के अंदर। जब जनरल चिश्ती ने उनसे कहा कि तुम निकल जाओ यहाँ से, तो उन्होंने कहा तुम भाग जाओ यहाँ से। तो ये भी राब्ता था ना। ये एक राब्ता इस तरह का होता है, एक राब्ता इस तरह का होता है कि जी मैं आपका खादिम हूँ, वो नौकर हूँ, आपका बिल्कुल नस्लों तक आपका खादिम रहूँगा। ये ज़िया-उल हक़ ने किया था भुट्टो साहब से, और अब भी आजकल सूरत हाल यही है। कुरान शरीफ उठाया था ज़िया-उल हक़ ने कि मेरी नस्लें आपकी नौकर रहेंगी। अब भी सूरत हाल यही है कि आज का कायद, आज का लीडर, आज का रहनुमा और आज के मुक़्तदर हल्के राब्ते में हैं, खुफिया राब्तों में रहते हैं। रहना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि कुछ मसाइल सुलझ जाते हैं, कुछ ग्रहें खुल जाती हैं, कुछ मामला हल हो जाते हैं। अब जो ये है ना कि हम बात नहीं करेंगे, हम कुट्टी करके बैठ जाते हैं, ये नहीं हो सकता। ये बात आपको करना पड़ेगी, करना होगी अगर आप मुल्क का मुफाद चाहते हैं। अगर कोई ज़ुबैर साहब जैसा आदमी जो कहता है कि मेरे वालिद जनरल उमर थे और मेरा ताल्लुक़ 40 साल से है, वो ये कहता है मैं ज़ाती हैसियत में गया था, तो मान लेते हैं हम इसको। हम इसको मान लेना चाहिए कि वो ज़ाती हैसियत में गए थे। उन्होंने वहाँ मौसम पे बात की थी, मरिका, बरगला हिल्स वगैरह, मौसम, बर्फ़बारी कैसे होती है। जब बर्फ़बारी होती है तो ग्लेशियर पे पानी आता है, वो पानी बह के दरियाओं में आता है और फिर दरियाओं से बह जाता है और समुद्र में चला जाता है। हाँ, बात डैम नहीं है, शायद ये बात हुई होगी उनकी, मेरा ख्याल है। तो ज़ाती बात तो यही होती है, वरना नेशनल एक्शन प्लान जिसकी अब बात कर रहे थे, उस पर सिविल क़यादत को मिलिट्री की क़यादत से खुलकर बात करने की ज़रूरत है कि भाई ये अमल नहीं हो रहा, ये आपका बनाया हुआ था, हम सब ने बनाया था, और हमारा प्राइम मिनिस्टर तो इसका जिक्र भी नहीं कर रहा, इसकी बात भी नहीं कर रहा है। तो ये क़यादत को भी खुद से परमिशन लेके बात करनी चाहिए, और जो जाके मिल रहे हैं उनको परमिशन देनी चाहिए कि आप जाएं, जाके मिलें और रिपोर्ट कर दें, और भले आप चाहें तो अखबार में दे दें। ये कोई मसला, इतना बड़ा मसला नहीं है। पाबंदियाँ लग नहीं सकती, पाबंदियाँ लग नहीं सकती। इब्राहिम, ये जो मेल मुलाकातें हुई हैं, लगता है आपको ये आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन या वरना हिदायत इतनी स्ट्रांगली जारी की गई हैं तो ख़ुद भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे मियां साहब? देखें, पाकिस्तान की तो तमाम सियासी जमातें और तमाम सियासी जमातों के जो अहम रहनुमा हैं और वो जो क़यादत है, वो जाके फ़ौज से और हमारी जो एजेंसियाँ हैं जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनसे वो मिलते रहे हैं। अब मियां नवाज शरीफ ने अगर ये पाबंदी लगाई है और वो डिस्करेज कर रहे हैं,
तो दूसरी जानिब से हमें ये भी देखना चाहिए कि जिस तरह से ये खबरें अब आई कि सियासी क़यादत ने मुलाकात की हमारी अस्करी क़यादत से, तो हमारी जो अस्करी क़यादत है उसको भी इस बात को डिस्करेज करना चाहिए। अगर कोई सियासतदान किसी भी पार्टी का हो, वो जाके अपना कोई शिकवा शिकायत कोई सियासी एजेंडा लेके जाए, तो उनको भी डिस्करेज करना चाहिए कि इस किस्म की कोई मुलाकात ना हो। जहाँ तक मियाँ साहब की इस एडवाइस का मामला है, तो नून लीग के जो आपके लीडर हैं वो निजी महफिलों में खुद कहते हैं कि ये एक ओपन सीक्रेट है, ये एक खुला राज है कि मियाँ नवाज शरीफ एक समझौते के तहत, आप उसे एक डील कह लें, कि उस डील के तहत लंदन उनकी रवानगी हुई। और जाहिर है कि हमें पता है कि पाकिस्तान में जो डील्स होती हैं वो कोई आपके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं होती, वो तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब से तो नहीं हुई होगी, वो ताकतवर हलकों से ही हुई है। और वो डील किसने की, हमें पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके राब्ताकार हैं, उन्होंने कोई राब्ता किया होगा, जाके खुद मुलाकात की होगी, हो सकता है उन्होंने फ़ोन वगैरह भी किया हो। तो अभी हाल ही में तो एक डील के नतीजे में ही मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर गए हैं। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा को और मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये बात अगर पता थी, ये हो नहीं सकता कि उनकी मर्जी के बगैर मोहम्मद जुबैर साहब वहाँ पे गए हों और 2 हफ्ते में 2 उन्होंने मुलाकातें की हों, जिनकी बड़ी ज़बरदस्त अक्कासी अभी सर नासिर बेग चुगताई साहब ने की है। तो मरियम नवाज साहिबा को इधर इस्लामाबाद में कोर्ट में अपीयर होने के बाद ये कैटेगोरिकली कहने की क्या ज़रूरत थी कि ये जो हमारा कोई नुमाइंदा वहाँ पे नहीं गया, और सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई नुमाइंदा वहाँ पे गया हो। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर एक रज़ा रब्बानी साहब ने, जब वो चेयरमैन सेनेट थे, तो उन्होंने एक तजवीज़ पेश की थी कि अस्करी इदारों के साथ मिलकर इसके ऊपर एक चार्टर बना लिया जाए कि अगर आपने अस्करी इदारों को कोई रोल देना है तो उसको बाकायदा आप एक चार्टर के तहत उसको एक कानूनी शक्ल दे दें। और दूसरा, जब भी कोई इस तरह का मामला होता है तो आपके पास पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है। अगर कोई कौमी सलामती का मामला है तो पार्लियामेंट में आके हमारी पहले भी अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी थी, और अगर पूरे पार्लियामेंट में यानी एक जॉइंट हाउस में ये कोई हसास मामला हो, उसमें ब्रीफिंग नहीं दी जा सकती, तो फिर आपके जो पार्लियामानी लीडर्स हैं, जो 4, 6, 8, 10 लीडर्स हैं, उनको बुला के ये ब्रीफिंग दी जा सकती है। लेकिन सियासी मामले पर दोनों तरफ से ये काम करना होगा। ये एकतरफा ट्रैफिक नहीं चल सकती कि सिर्फ जो लीडर्स हैं सियासी जमातों के वो कहें कि हमारे लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक वहां से भी डिस्करेजमेंट नहीं होगी तब तक इस किस्म की खुफिया मुलाकातें होती रहेंगी। क्योंकि अब तो मौलाना फजलुर रहमान का आपको याद होगा कि हमने हम न्यूज़ पे ये खबर दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान की धरने से पहले आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी। तो इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तान का कोई लीडर, कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो अस्करी क़यादत से नहीं मिलती, और अस्करी क़यादत भी शायद उस तरह से उसको डिस्करेज नहीं कर रही। तो ये दोनों तरफ से 2 वे ट्रैफिक होगी तो तभी ये होगा, वरना हमारे होगा क्या कि हमारे मुलाकातें चलती रहेंगी। देखें, सियासत में तो अब सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्जामात लगाती रहती हैं, लेकिन हमारी अगर इदारे मुतनाज़ा होंगे तो उससे हमारी कौमी सलामती को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। फिर वो इंडिया में हेडलाइंस भी लगेंगी, उस पर हमें तकलीफ भी होती है और बिल्कुल बजा तकलीफ होती है। फिर हमारे इदारों पर सवाल उठते हैं, उस पर भी हमें तकलीफ होती है और बजा तकलीफ होती है। तो इसका तरीकाकार ही है कि सियासत से बिल्कुल जो है दोनों तरफ से ये अलग कर दिया जाए। रज़ा रूमी साहब, मियां साहब की तनबीह इसलिए तो नहीं है कि अब पार्टी से कोई नहीं जाएगा, जो करना होगा, जो मुलाकात करनी होगी मैं करूंगा? हो सकता है ऐसी बात हो, मुझे तो नहीं इसका पता। मेरे ख्याल से शायद ये उस तनाजुर में कहा गया है कि जो उनकी तकरीर थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बहुत जो कहते हैं कि बहुत ही सख्त अल्फाज में निशाना बनाया अपनी तकरीर में, और उनको जिम्मेदार ठहराया मुल्क में जो सियासी हिजान है उनका इक़्तिदार से निकलना और इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाना, उसका मुर्द इल्ज़ाम उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ठहराया। तो और उसके बाद आपने देखा कि फिर ये खबर लीक हो गई कि उन्हीं की पार्टी के लोग जो हैं और उनके बड़े करीबी हैं मोहम्मद जुबैर साहब, वो वैसे असद उमर के भाई भी हैं। ये भी कमाल की बात है पाकिस्तान में वैसे कि एक भाई इधर एक भाई उधर। तो उन्होंने जो है वो जाकर मुलाकात की, और यकीनन उन्होंने जो मुलाकात की है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको बताए बगैर की या उनको आके ब्रीफ ना किया हो। तो ये मेरे ख्याल से एक तरह की वो समझिए कि एक सियासी वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा है
कि एक तरफ से वो कह रहे हैं कि जी कोई जाके नहीं मिलेगा, लेकिन लोग उनके मिल भी रहे हैं। तो बात ये है कि यहाँ पर दो चीजें हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डी फैक्टो और डी ज्यूरे। डी ज्यूरे ये है कि कानून के मुताबिक, जो आइन के मुताबिक, तो ऐसे रवाबित जो हैं वो उनका एक तरीकाकार होता है और वो शायद नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो हमारा आइन का स्ट्रक्चर है वो यही कहता है कि अफवाज पाकिस्तान को सियासी मामलात में मुलविस नहीं करना चाहिए। लेकिन डी फैक्टो है, यानी कि जो हकीकत है मुल्क की और मुल्क की तारीख में जो हमें पता लगता है कि फौज का हमेशा रोल रहा है। डायरेक्टली उन्होंने रूल भी किया है 30 साल, और उसके अलावा भी उनके मुख्तलिफ मामलात में से होती है। तो जो डी फैक्टो मामला है वो तो सबके सामने है। ये रवाबित जो हैं ये रुक नहीं सकते सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ ने कह दिया है। उनके भाई खुद भी मिलते रहे हैं, उनका राब्ता भी होता रहा, उसकी मीडिया में इतलात भी आती रही हैं। तो क्या मियाँ साहब को मालूम नहीं था कि वो मिल रहे हैं? तो मेरे ख्याल से ये एक महाज आराई की कैफियत जो है ये मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। अभी जैसे इब्राहिम ने कहा कि इसका बिल्कुल हेडलाइंस बनती हैं या खबरें छपती हैं दुनिया के अखबारात में, ख़ुसूसन हिंदुस्तान में, तो फिर यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि देखिए ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं नवाज शरीफ साहब की बातें या ये और वो। लेकिन इसका मसले का हल भी है ना। इस मसले का हल ये कि आप इस सिचुएशन को यहाँ तक आने ही ना दें, क्योंकि मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो पूरा एक ट्रीटमेंट हुआ है पाकिस्तान की जो हालिया तारीख में, और वो अदलिया की तरफ से भी है, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी है, और दोनों ही एक्चुअली अब तो मुक्तदिर जो है ताकत के मराकज हैं, तो उसमें उनको दीवार से लगाया गया है। और 2018 का इलेक्शन जो था स्पेशली, उसमें भी जैसे कि मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम में अयाज अमीर साहब ने कहा हालिया दिनों में, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, क्योंकि अगर 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते तो फिर नवाज शरीफ खुद ही ख़त्म हो जाता। ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं है। तो बात यह कि इस तरह की जो हिकमत अमली होती है जो कि एक रिएक्टिव होती है, उसके फिर मुज़मिरात हमारे सामने आते हैं। तो अभी यही मेरे ख्याल से दोनों साइड्स जो हैं उनको ये सोचने की जरूरत है कि मुल्क का मफाद इससे सर्व नहीं होता। नवाज शरीफ साहब की तो बयानात, मतलब ये मामला रुकने वाले नहीं, चलते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब जब जरूरत होगी इसका इदारों को, सियासी इदारों की सियासत को, अस्करी हुकाम की। सिद्दीकी साहब देखें अपना ज़रियाब, ये जो फौजी क़यादत से मुलाकातें हैं, मैं तो इसको कोई बुरा नहीं मानता। मेरे स्कूल के ज़माने में जो मेरे क्लास फेलोज थे, कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ इंजीनियर बन गए, कुछ फ़ौज में चले गए, आज कोई लेफ्टिनेंट जनरल है या ब्रिगेडियर है। हम लोग मिलते रहते हैं, और जब मिलते हैं, बैठते हैं खाने पे या चाय पे, तो पाकिस्तान के हालात के ऊपर ही डिस्कशंस होती हैं। तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। हाँ, इसको छुपाना जो है वो बहुत बुरी बात है कि अगर आपके कोई ऐसे मकासद नहीं है तो आप क्यों छुपाते हैं। अब आप देखें कि ज़ुबैर साहब जो है वो कराची से फ्लाई करके अगस्त के लास्ट वीक में लाहौर लैंड किया है। लाहौर लैंड करने के बाद वो जाती उमरा गए हैं। जाती उमरा में जाके उनकी मरियम से मुलाकात हुई है। उसके बाद वो बाई रोड इस्लामाबाद आते हैं। अगर उनकी एक नॉर्मल मुलाकात थी, वो जानते हैं, उनके फैमिली टर्म्स हैं, तो चलो एक मुलाकात हो गई। उसके बाद फिर वो दोबारा लाहौर जाते हैं, फिर मरियम बीबी से मुलाकात होती है। उसके बाद फिर सितंबर 7 को वो मुलाकात के लिए आते हैं। तो इसका मतलब है कि वो पैगामात लेके आ रहे थे। उनको मरियम को भी पता था, नवाज शरीफ को भी पता था। और जब 7 सितंबर को मामलात नहीं बने, तभी APC में जब नवाज शरीफ साहब आए तो वो फ़ौज से बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे थे। उनकी इमरान खान साहब से कोई इतनी, उन्होंने कहा कि मेरी वो नहीं है मुखासमत, मैं उनको लाने वालों को, यानी कि फ़ौज की तरफ इशारा था। तो बाहर के मुल्क में बैठ के जब आप इस तरह की हर्जा सराई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के लिए करेंगे तो लाज़मी बात है हमारे दुश्मन शादियाने बजाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क़यादत पे मिलने से पाबंदी लगाई है, और आपने पूछा कि क्या वो खुद अमल कर सकेंगे। मैं लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आई विटनेस था, मैं वहाँ मौजूद था, मैं उसको कवर कर रहा था। जब उसकी एक शिक लिखी जा रही थी और उसके बाद सिग्नेचर हुए कि हम फौजी क़यादत से राब्ते नहीं करेंगे, तो उसी से 2 दिन पहले बेनज़ीर भुट्टो, मरहूमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दुबई में परवेज़ मुशर्रफ को मिल के आई थी। वो कॉन्डोलीज़ा राइस के साथ मुसलसल राब्ते में थी और मुशर्रफ साहब के साथ डील कर रही थी पाकिस्तान वापस जाने की। जबकि लंदन में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मुस्तकिल परवेज़ मुशर्रफ के बहुत करीबी दोस्त ब्रिगेडियर न्याज के साथ
मुलाकातें कर रहे थे और दूसरी तरफ वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन भी कर रहे थे। तो ये कभी भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान की आप हिस्ट्री देख लें, हमारी फ़ौज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे सियासतदान, ये एक ही उसका मुल्क का हिस्सा है और ये एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। बेहतर बात ये है कि आप जो भी मामलात इस किस्म के हैं उनको मिल बैठ के तय करें और इस तरह की जो है ना वो मुखासमत नहीं होनी चाहिए। सही। और मामलात को जो है ना वो ऐसे तरीके से हल करना चाहिए। दोनों ही स्टेक होल्डर्स हैं। मोना, एक ये बात है कि देखें, जो भी थोड़ी सी भी कोई PMLN की जो उनकी इंटरनल डायनामिक्स है वो समझते हैं, वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ये सब वैसे हमारे तमाम दोस्त कह चुके हैं, 100% मैं भी मुत्तफिक हूँ कि ज़ुबैर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर एक ऐसे फिगर हैं जो कि काफ़ी कुर्बत रखते हैं मरियम नवाज़ साहिबा से। उनके मरियम नवाज़ साहिबा से अच्छे रवाबित हैं। शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ जो हम ख्याल लोग हैं उनके साथ उनकी इतनी ज़ुबैर साहब की फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो गए हों और वो मिले हों, 2 मुलाकातें उनकी रिक्वेस्ट पे हुई हों और ये मरियम साहिबा को या जनाब नवाज शरीफ को भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ना पता ना। अच्छा, ये बात जरूर है कि देखें मुलाकातें होती हैं, मुलाकातें अब जब मुलाकात हो रही है तो आप देखें सिविल और अस्करी क़यादत बहुत सारे मामलात पर मिलकर काम करते हैं। जैसे अभी हम लोग इससे पहले दहशतगर्दी की बात कर रहे थे, नेशनल एक्शन प्लान हो गया, काउंटर नैरेटिव हो गया इसका, वगैरह वगैरह बहुत सारी इस किस्म की चीज़ें हैं। तो मतलब मिलना या फॉरेन रिलेशंस है, फॉरेन मैटर्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये सारे कुछ मामलात हैं जहाँ पर ये दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर ये लोग मिलकर काम करते हैं तो हम मेरा ख्याल है प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि कोई भी पर्टिकुलर मुलाकात किस मकसद से हो रही है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर वो सियासी मकासद से हो रही है किसी की भी तरफ से, दोनों में से किसी भी फरीक की तरफ से, अगर उसमें कोई सियासी उनसर जोड़ा जा रहा हो तो वो मैं समझती हूँ गलत है, वो कतल नहीं होना चाहिए। 2018 में एक मुलाकात हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, मैं उसमें मौजूद थी और कुछ और लोग भी थे। उसमें उन्होंने ये बात की थी कि जनाब नवाज शरीफ ने उस वक्त भी उनसे कोई बात ये ऐसी की थी जब पैनमा का पूरा केस बहुत जोरों शोर से चल रहा था और काफ़ी हीटअप हुआ था, तो उन्होंने कहा आप भी इसको ज़रा देखेंगे, मेरे खिलाफ भी सारा कुछ हो रहा है। तो ही कैटेगोरिकली सेड, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अल्फाज थे उस मुलाकात में, उन्होंने कहा कि मैं आई वुड नॉट लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट और मैं मियाँ साहब बाकी आपके साथ हूँ लेकिन कीप मी आउट ऑफ इट, ये उन्होंने कहा था। इसी किस्म की कोई बात, ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाली मीटिंग थी, जब एक हफ्ते बाद ये रिवील की, ये रिवील क्यों की? ये एक हफ्ते तक तो रिवील नहीं हुई ना। एक हफ्ते बाद इसकी रेवलेशन की ही इसलिए गई क्योंकि APC में जिस किस्म की बातें हुई और वो उसके बाद ये हालात तकाजा करते थे कि ये बात रिवील कर दी जाए। जब शहबाज शरीफ साहब खुद मौजूद हैं, एहसन इकबाल साहब इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि अगर अस्करी और सिविल क़यादत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आ रहा है, वो सबको अपने पार्टी लीडरान को डिफाई कर रहे हैं, अपने भाई को भी डिफाई कर रहे हैं और जितने लोग वहाँ मिल के आए हैं उनको भी वो डिफाइंस में एक डाल रहे हैं अगर वो कह रहे हैं कि नहीं मिलना। तो मुझे लगता है ये हालात के मुताबिक नहीं होनी चाहिए बात। हाँ, मुलाकात तो जाहिर है होगी, बहुत सारे मामला पे कोऑपरेट करते हैं ये दोनों अस्करी और सिविल जो हमारे हुकाम हैं या लीडरान हैं, तो ये बहुत सारे मामला पे एक साथ लेकर इनको चलना पड़ता है। लेकिन सियासत यकीनन नहीं होनी चाहिए, ये ना हमारा आइन इस चीज़ को इनकरेज करता है, ना हमारी जमहूरी रिवायात इस चीज़ की मजीद मुतहम्मिल हो सकती हैं। इस बात की मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन इस पे अमल होगा मुझे लगता है ये बात तो करना ही एक इटसेल्फ बहुत फार-फेच्ड थॉट है और नामुमकिन है। NBC एडू कमेंट क्विकली, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना प्लीज। हाँ, मैं इसमें बताया था आपको कि चेयरमैन रज़ा रब्बानी ने, वो चेयरमैन सेनेट थे, जो अभी जिक्र आया था, वो एग्जैक्ट ये था कि उन्होंने एक नेशनल डायलॉग ऑफ़र किया था तमाम फरीक़ों के दरमियान कि आप बैठें, मिलके बैठें और मामलात को सॉर्ट आउट करें। और रज़ा रब्बानी बड़ा डेमोक्रेट आदमी है, वो जब ये कह रहा था तो कुछ सोच के कह रहा था, उसको मुस्लिम लीग नून ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि ये बचकाना तजवीज़ है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि ज़रूरी नहीं कि सियासतदान जाके फ़ौज से मिलें, फ़ौज भी आके मिलती है सियासतदानों से। जब आर्मी चीफ ने दावत दी पॉलिटिकल लीडर्स को सेनेट के पार्लियामेंट के कि वो GHQ आएँ और आकर ब्रीफिंग लें मामलात पर, तो रज़ा रब्बानी ने इनकार कर दिया और कहा हम तो नहीं जाएंगे, हम GHQ नहीं जाएंगे। चुनांचे आर्मी चीफ पार्लियामेंट आए, आर्मी चीफ ने आके पार्लियामेंट को ब्रीफ किया। अना का मसला नहीं है,
बात है कम्युनिकेशन की, हाउ टू कम्युनिकेट। आप भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, ज़ाती मुफाद के लिए नहीं होना चाहिए। चलिए, मुख्तसर ये कि मैं अपने सवाल की तरफ दोबारा आऊँगी कि ये रास्ते का नहीं जिसकी हिदायत एक्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जारी की गई हैं, और ये बातचीत का जो अमल है, तज्ज़ियाकारी समझते हैं कि ये मुल्की मफाद में होता है, इसलिए अस्करी हुकाम की तरफ से हो या सियासी क़यादत की तरफ से ये होती रहनी चाहिए। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, लाहौर पुलिस के सब इंस्पेक्टर फहद इफ्तिखार विर्क साहब ने CCP लाहौर और उमर शेख साहब के इजलास के दौरान बदतमीजी की, जिस पर दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने पुलिस सर्विस से इस्तीफा दे दिया है। CCP लाहौर के रवैये से तंग आकर 2 पुलिस एहलकारों ने IGP इनाम गनी साहब को भी इस रवैये से मुतालिक शिकायत जो हैं वो अपनी जमा करवा दी है। लेकिन जिस तरह की बदतमीजी और बदतहजीबी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उसके बाद अब क्या IG पंजाब को CCP के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? क्या वाकई कार्रवाई बनती है? नासिब चुगताई से फरमाइएगा, जिन नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया गया दौरान इजलास, मुस्ताफ़ी हो गए इंस्पेक्टर साहब, तो कार्रवाई करनी चाहिए IG पंजाब को इस मामले पर? ज़रिया, जो CCP हो एक ख़ातून के बारे में जिस तरह जुमले कह चुका है, उससे क्या तवक्को है आपको? कोई तवक्को आप क्यों रख रही हैं? आपको बहुत मायूसी होगी। उनके मुंह से फूल नहीं झड़ेंगे। उन्होंने सेनेट कमेटी में बैठ के जो कुछ कहा था, और फिर जो उन पर लान तान हुई, तो उन्हें हाथ जोड़ के आओ, मैंने माफ़ कर दिया होए। और सब वही सब गवाह मौजूद है इस बात के। तो ज़ाहिर है फूल नहीं झड़ेंगे। उस बेचारे ने अंग्रेज़ी में बात कर ली थी, और वो उसका अंग्रेज़ी में बात करना एक क़यामत हो गया। पता नहीं क्या क्या कह दिया उसको। पढ़ा लिखा लड़का था, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं पुलिस के अंदर, और इस तरह वो डिस्करेज भी होंगे इस अंदाज से। तो वो छोड़ गए, वो ज़ाहिर है वो कोई और अपना काम कर लेंगे, दुकान खोल लेंगे वो। लेकिन ये कि लाहौर किसके हवाले किया है आपने, ये गौर करने वाली बात है। अब जहाँ तक IG का ताल्लुक़ है, मैं नहीं समझता कि IG उस सब लाडले CCPO के ख़िलाफ़ जो आँख का तारा है कोई कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने IG से कहा है कि आप CCPO से ताउन करें। CCPO से नहीं कहा कि वो IG का हुक्म माने। IG से कहा CCPO से ताउन करें, और CCPO से कहा है कि वो अपनी टीम खुद बनाएं। तो वो इतना खुद मुख्तार आदमी, उसके इतने ज़्यादा इख्तियारात हैं, वो जो चाहे कहेगा आपके पुलिस वालों को, अफसरों को, नौकरों को, आवाम को, जिस तरह चाहेगा। उसने वादा किया है 1 जनवरी तक वो लाहौर को न्यूयॉर्क बना देगा, और न्यूयॉर्क का जो क्राइम रेट है उसको पता नहीं, पूछ लें रज़ा रूमी साहब से, दुगना है लाहौर से। लाहौर से दुगना ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा है सब ला लें कि वो थोड़ा सा कोऑपरेट करें, तो आपको नहीं लगता कि IG पुलिस ऑफिसर जो हैं वो कार्रवाई करेंगे या उनको कार्रवाई करनी चाहिए इस पर? मोना, नहीं जी, करनी तो 100% चाहिए, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं होना चाहिए। मतलब ये मुसलसल बैड लाइट में अपने आप को लाकर अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक लिमिट होगी। लेकिन मुझे ये अलमिया लगता है कि देखें, हुकूमतें आई, हुकूमत गई, पंजाब पुलिस वहीं की वहीं। जो पंजाब पुलिस में पॉलिटिसाइजेशन की शिकायत थी वो जूं की तूं है। बहुत अफसोस का मकाम है कि हम अपने यंगस्टर्स को, नौजवान पढ़े लिखे लोगों को इनकरेज करने की जगह, उनकी हौसला अफजाई करने की जगह हम उनकी इस तरह से हौसला शिकनी कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। यकीनन इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, लेकिन आई डाउट की, क्योंकि अगर पिछले IG को भी जो रिपोर्टेडली बात इत्तला सामने आ रही है कि इन्हीं CCPO से इख्तिलाफ की बुनियाद पर उनका जो पोस्टिंग है उनकी की गई थी, तो मुझे नहीं पता कि ये वाले IG कितनी इस बात पे एक्शन कितना लेते हैं। लेकिन ये उनके प्रिंसिपल का, उनके उसूलों का तकाजा है कि उस पर बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर इफ्स एंड बट्स के इसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि ये नाकाबिले तलाफी है। सही। सिद्दीकी साहब, आप ये देखें कि ये जो हरकत है CCPO ने की है, ये तो बिल्कुल काबिल मजम्मत है कि इन्होंने पहले जिस तरह उन खातून के जो है ख़िलाफ़ बात की, उसके बाद इन्होंने जिस तरह ये बदतहजीबी के साथ अपने जूनियर्स के साथ बात की। लेकिन मैं आपको ये बताता रहूँ, मेरा बड़ा पुलिस से ताल्लुक़ रहा है, बहुत सारे दोस्त हैं, ये पुलिस का कल्चर है। पुलिस वाले बात ही इस तरह करते हैं। वो जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, सिर्फ ये CCPO की हद तक नहीं है, ये SP लेवल पे, DSP लेवल पे अपने जो जूनियर्स को बहुत बुरी तरह गालियाँ देते हैं। इन्होंने तो कोई भी ऐसा
लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। तो होना तो ये चाहिए कि इस कल्चर को ख़त्म किया जाए। पढ़े लिखे लोग अगर पुलिस में आना चाहते हैं तो उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, बल्कि पढ़े लिखे ना भी हो, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात वही है कि CCPO के ख़िलाफ़ इस वक्त कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। उनकी वजह से तो एक IG को निकाला जा चुका है। हालांकि होता ये था कि IG की वजह से 2 SP चेंज हो गए, और ये नई मिसाल है कि CCPO की वजह से एक IG चेंज हो गए। अब वो दूसरे IG मेरे ख्याल से ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आशीर्वाद CCPO को मौजूद है। और ये जो आजकल वाक़यात हो रहे हैं, अगर इसमें देखा जाए तो बिल्कुल इनका जो रवैया है वो इसी वजह से ख़राब है, क्योंकि उनको आशीर्वाद है, उनको थपकी है। अगर उनको थपकी ना हो तो उनकी क्या मिजाल है कि वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में इस लहजे में बात कर सकें या अपने किसी जूनियर के साथ इस तरह बात करें। तो इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए। एक तो ये गालम गलोच वाला कल्चर जो है वो हर डिपार्टमेंट से निकलना चाहिए, और इसके ऊपर बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को खुद एक्शन लेना चाहिए और इनको बरतरफ करना चाहिए। रज़ा रोमी साहब। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से सारों ने वही बातें कहती हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से ये जो उन्होंने पुलिस कल्चर की बात की है, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक करता हूँ कि पुलिस के कल्चर में ही इस तरह की जो है लबो लहजा और इस तरह का जो एक मुतशद्दिद रवैया जो है वो पिन्हा है, और वो दिखाई भी देता है सड़कों पर और थानों में और उनकी गुफ्तगू में। और जो पहले खातून के बारे में भी बात की गई वो भी इसी तरह होता है। देखिए ना, ये तो चूंकि खुलकर एक सामने हाई प्रोफाइल केस में मीडिया पर आ गई बात, नहीं तो लातादाद थाने ऐसे हैं पंजाब में। तो अक्सर औकात अगर आप अखबारात निकाल लीजिए, पुराना रिकॉर्ड निकाल लीजिए, और फाउंडेशन एक बहुत बड़ा NGO है, वो उसका डेटा एक ज़माने में अभी भी गालिबन रखते होंगे सारी प्रेस क्लिपिंग्स। तो थानों के अंदर तो बेतहाशा वाक़यात होते थे इस तरह के। तो कमिंग बैक टू ये CCPO का जो मामला है, ये एक इस चीज़ की भी अक्कासी करता है कि कोई जो अकाउंटेबिलिटी का कल्चर है या एहतसाबी जो इदारों के अंदर होती है वो भी ब्रेक डाउन हो गई है। चूँकि जैसे अभी कहा गया, NBC ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने IG से उनको कहा है IG को कि वो कोऑपरेट करें उनसे। तो फिर सवाल ये है कि जब एक मातहत से कोऑपरेट करने के लिए सुपीरियर को कहा जा रहा हो तो फिर उस इदारे की जो लाइन ऑफ कमांड है, चेन ऑफ कमांड है, या उसकी जो एहतसाब का जो तरीका कार्य है वो खराब हो जाता है। ठीक है। और यही वाकया है कि बिल्कुल गलत वाकया है उस नौजवान की। सॉरी टू इंटरप्ट साहब, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, आपका पॉइंट आपका आ गया। इब्राहिम, देखें, कहा जाता है कि एक शहर में एक शाम को किसी शख्स का एक्सीडेंट हो गया और वो शख्स बड़े गुस्से में गाड़ी से बाहर निकला और उसने कहा कि इस शहर में किसी को गाड़ी नहीं चलाने आती, ये सुबह से मेरा 100वां एक्सीडेंट है। अब ये तो नहीं हो सकता कि उस शहर में 100 लोगों को गाड़ी ना चलाने आती और वो इसकी गाड़ी के साथ वो एक्सीडेंट कर लें। इसका मतलब तो यह है कि उस शख्स को गाड़ी नहीं चलाने आती थी। अभी ये जो CCPO साहब हैं, इन्होंने जो पहले स्टेटमेंट दिया था खातून के बारे में, पूरा पाकिस्तान उस पर सरापा एहतजाज था, पूरा मीडिया आपका सरापा एहतजाज था, पूरे मुल्क की खवातीन सरापा एहतजाज थी। लेकिन ये CCPO साहब के कोई ऐसे राब्ते हैं कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब, तो आपको पता है कि उन्होंने तो ये नारा लगाया था कि वो खास तौर पर थाना कल्चर और पुलिस कल्चर को तब्दील करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद लाहौर गए और वहाँ के जो लाहौर के सहाफ़ी हैं उन्होंने ये खबर दी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ डायरेक्टिव्स दिए कि CCPO के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। तो जब CCPO को इतनी शय होगी तो फिर वो इस किस्म के मामला तो उनके लिए कोई मानी नहीं रखते। दूसरा, CCPO साहब की पूरी तवज्जो ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब का केस लगा हो तो पूरा एक लाओ लश्कर लेके वो कोर्ट के बाहर खड़े हो जाएं कि जैसे ही उधर से जमानत मुस्तरद हो तो वो फौरन उनको उचक लें और जिस काम के लिए उनको लगाया गया पुलिस कल्चर की तब्दीली बात घूम फिर कर रिफॉर्म्स की तरफ आ जाती है। नोटिस लेना चाहिए जिन्होंने वही रिफॉर्म्स बिल्कुल कि जिसका खान साहब ने वादा किया था, लेकिन अफसोस वो रिफॉर्म दिखाई नहीं दे रही। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।